ज्यादा बातचीत अपडेट के लिए सीधा रुक करेंगे मेरे सहयोगी शैलेंद्र नेगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेगी, क्या ताजा अपडेट, क्या कार्रवाई अभी भी जारी है, मुठभेड़ अभी भी चल रही है? देखिए ज्योति, जो तीनों आतंकी थे उसमें से तीनों आतंकियों को मार गिराने की सूचना आईटीबीपी से मिली है और जो सर्च ऑपरेशन है इस वाणिज्य दूतावास के आसपास वो आईटीबीपी और अफगानिस्तान सेना पुलिस के जो जवान हैं वो इस समय कर रहे हैं और ताकि कोई और आतंकी न बच पाए। और जो तीनों आतंकी हैं, पहले दो आतंकियों के मारने की खबर थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही आईटीबीपी ने कंफर्म कर दिया है कि तीनों आतंकियों को उन्होंने मार गिराया है। जी ज्योति। लेकिन क्या बताया जा रहा है, इस हमले में कितने आतंकी शामिल थे? देखिए, शुरुआती तौर पर ज्योति जो जानकारी अभी तक हमें मिली है उसमें 3 ही आतंकी शामिल होने की पुष्टि हुई है, लेकिन क्योंकि एहतियातन जो है सेना और आईटीबीपी के जवान यहां पर सर्च कर रहे हैं, अफगानिस्तान सेना के जवान हैं और पुलिस के जवान हैं, वो यहां पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कि ताकि क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका काफी ज्यादा संवेदनशील है और व्यापारिक केंद्र के तौर पर ये पूरा का पूरा शहर जाना जाता है, तो इसलिए कहीं न कहीं इस समय सेना और आईटीबीपी के जवान और जो अफगानिस्तान की लोकल पुलिस है उसके जवान जो है यहाँ आसपास पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ करके इस पूरे के पूरे इलाके की जांच कर रहे हैं ताकि कोई आतंकी यहाँ पर छिपा न हो और किसी तरह की वो अप्रिय घटना को अंजाम न दे सके, क्योंकि तीनों आतंकी अब मार गिराए गए हैं और इसलिए कहीं न कहीं आईटीबीपी और जो भारतीय वहां पर वाणिज्य दूतावास में जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने जरूर राहत की सांस ली है, लेकिन जो 3 बंदूकधारी थे उनके बारे में जो खबर मिल रही है कि उनको सेना ने वहां पर मार गिराया है। शैलेंद्र, बेशक भारतीय अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि सभी भारतीय उस दूतावास के बाहर और अंदर सुरक्षित हैं, लेकिन क्या अफगानिस्तान की तरफ से कोई औपचारिक बयान अभी तक? देखिए, अफगानिस्तान की तरफ से ज्योति कोई ऐसा औपचारिक बयान नहीं है, लेकिन जो विदेश मंत्रालय है, भारतीय विदेश मंत्रालय, वो लगातार अफगानिस्तान में जितने भी हमारे वाणिज्य दूतावास हैं और जो अफगानिस्तान स्थित हमारा काबुल में जो दूतावास है वहां पर लगातार संपर्क में बना हुआ है और साथ ही अफगानिस्तान की जो सरकार है उससे भी संपर्क में बना हुआ है कि किस तरीके का ये आतंकी अटैक था, इसकी भी जांच की जा रही है और तीनों आतंकियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये तीनों आतंकी किस ग्रुप से संबंधित थे, क्योंकि अफगानिस्तान में 3 आतंकी संगठन काफी ज्यादा सक्रिय है, जिसमें लश्कर-ए-तौयबा है, उसके अलावा जो है हक्कानी ग्रुप जो है वो काफी ज्यादा सक्रिय है। आमतौर पर जो ये शहर है, जो हेरात जो शहर है, ये काफी शांतिप्रिय शहर है क्योंकि ईरान की सीमा से लगता हुआ ये शहर है ज्योति, और ये व्यापारिक केंद्र के तौर पर अफगानिस्तान और ईरान के जो बीच व्यापार होता है वो इसी हिरान शहर से होता है। मैक्सिमम व्यापार यहाँ होता है और व्यापारिक बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान यहाँ पर हैं और साथ ही जो व्यापारी तबका है वो यहाँ पर रहता है, तो इसीलिए इंडियन काउंसलेट यहाँ पर है। तो अभी जो है अफगानिस्तान की सरकार से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जो आईटीबीपी हमारी वहाँ पर तैनात है, आईटीबीपी के जवान तैनात हैं, जो उनकी यूनिट तैनात है, उनकी तरफ से ये बयान आया है और गृह मंत्रालय ने ये सूचना जो है पत्रकारों को दी है और साथ ही बिल्कुल। आप शैलेंद्र बने रहिए हमारे साथ। तो फिलहाल स्थिति को इस वक्त आईटीबीपी और अफगानिस्तान सैनिकों ने मिलकर संभाला हुआ है, कार्रवाई अभी भी जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं। लेकिन हमले की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हामिद करजई के मोदी के शपथ ग्रहण में आने से पहले यह आतंकी हमला हुआ है। अफगानिस्तान में विदेशी और वाणिज्य दूतावास हमेशा से ही विरोधियों के निशाने पर रहे हैं और आपको बता दें कि इस हमले को लेकर पहले से ही आईबी ने अलर्ट किया था और भारत में लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही तमाम इस तरह के भारतीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। अफगानिस्तान का हेरात शहर सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है, जहां आज इस हमले को अंजाम दिया गया। इससे पहले 2013 में अमेरिकी दूतावास पर गोलीबारी में 4 अफगानियों की मौत हो गई थी, लेकिन उस हमले में भी सभी अमेरिकी सुरक्षित थे। और अगस्त 2013 में हुए भारतीय वाणिज्य दूतावास पर बमबारी में 9 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आज सभी भारतीय सुरक्षित हैं, किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। आईटीबीपी के जवानों और अफगानिस्तान सेना के जवानों ने इस हमले को नाकाम कर दिया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। 2008 और 2009 में भी काबुल में भारतीय दूतावास पर 2 अटैक हुए थे, जिसमें 75 लोग मारे गए थे। वहीं आरएसएस नेता विराट का कहना है कि आतंकी हमले नरेंद्र मोदी की शांति बहाली की कोशिश को नाकाम करने की एक बड़ी साजिश है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत भी है।
क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार शायद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में उपमहाद्वीप के जितने भी राष्ट्र है, पड़ोसी राष्ट्र है, उन सारे राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुखों को बुलाया है और उनमें से कईयों ने उनका निमंत्रण स्वीकार भी किया है। तो जैसा मैंने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक शांततापूर्ण वातावरण प्रस्थापित करने की दृष्टि से ये एक अच्छी पहल है। इसको कहीं ना कहीं घात पहुंचाने की आतंकियों की योजना हो सकती है। इस पर बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। शैलेंद्र मेरे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, हालांकि अगर विदेशी मामलों के जानकार और कूटनीतिक विशेषज्ञों की बात करें तो क्या कहा जा रहा है, इस हमले को किस तरह से नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से जोड़कर देखा जा रहा है? क्योंकि टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं इस हमले के। बिल्कुल ज्योति, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जब से 16 मई के ये चुनाव नतीजे जब से सामने आए हैं, तब से जो है उससे पहले से अफगानिस्तान और विशेषकर पाकिस्तान में जिस तरीके के जो कट्टरपंथी ग्रुप हैं, चाहे वो आतंकी संगठन हो या फिर चरमपंथी संगठन हो, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिए हुए हैं और नरेंद्र मोदी को एक तरीके से वो उनकी नजर में नरेंद्र मोदी जो है एक कट्टरपंथी छवि के व्यक्ति हैं। इसलिए जो है नरेंद्र मोदी की जो भी कवायदें हैं, वो चाहे वो उन्होंने जो है अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क नेताओं को जब से इनविटेशन दिया है, तो कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन हैं और जो कट्टरपंथी संगठन हैं इस पूरे के पूरे साउथ एशिया के, वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं, अगर वो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अगर दिखाते हैं और वो एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रीजन में जिस तरीके से उन्होंने सार्क कंट्रीज के लीडर्स को इनवाइट किया है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो उस दोस्ती के हाथ में कहीं ना कहीं ये कट्टरपंथी ग्रुप जो हैं वो बीच में आड़े आ रहे हैं और वो एक तरीके से नरेंद्र मोदी को एक संदेश दे देना चाहते हैं कि उनका अस्तित्व जो है इस साउथ एशिया में अभी भी जो है पूरी तरह से मजबूत है। इसी वजह से जो है ये आतंकी एक तरीके से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आतंकी अटैक है एक तरीके से जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं और भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए आने वाले दिनों में एक तरीके से खतरे के तौर पर देख रहे हैं विशेषज्ञ। चीज होती बिल्कुल शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस हमले की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कूटनीतिक कदम उठाते हुए पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ता बेहतर करने की दिशा में जो मजबूत कदम उठाए हैं, उसे चोट पहुंचाने की, उन कदमों को रोकने की ये एक साजिश के तहत किया गया हमला है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस बातचीत और अपडेट के लिए, और नई जानकारी के लिए आपका फिर रुख करेंगे।